जो क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट है उसमें क्या था कि उसमें आप सारे रिसोर्सेज को एक जैसा माना गया था। इवन ह्यूमन रिसोर्सेज आल्सो एट पार एज मशीन, मनी और मटेरियल, इनको भी वैसे ही ट्रीट किया गया था, जो कि उसमें मेजर लूप होल है आप बोल सकते हैं, या मेजर उस थियोरी का या अप्रोच का ड्रॉबैक्स है। यहाँ पे उसी को चेक करने के लिए क्या क्या ऐसा ही है या फिर नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज कुछ डिफरेंट तरीके से आपके लिए यूजफुल हो सकता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। नाउ फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, क्लास थोड़ी देर के लिए अटेंटिव हो जाओ, जितने भी बातें सब अभी ड्रॉप कर दो, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच? एल्टन मायो, राइट। व्हाट ही डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल he conducted an experiment। कहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज हॉथरॉन वर्क्स नाम था कंपनी का, ठीक है ना। कंपनी का नाम क्या था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज हॉथरॉन वर्क्स। इसी कंपनी के नाम पर उनके एक्सपेरिमेंट का नाम हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट पड़ा, राइट। ये कहाँ पे था? ये शिकागो में ये कंपनी सिचुएटेड था, शिकागो में था, और वहां पे ये एक्सपेरिमेंट को किया गया। उन्होंने 4 तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, राइट। सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। नाउ इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, पहले का एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने क्या दिया? इतना तो दिख रहा है ना, इतना तो दिख रहा है, इसके बाद कुछ मत देखो, इसमें क्या लिखा है मत देखो, पढ़ लेना घर में जाके। बस अभी जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, आप वो देखने का कोशिश। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, इल्यूमिनेशन का क्या मतलब होता है? इल्यूम का, हाँ बोलो, इल्यूमिनेट का क्या मतलब होता है? ल्यूमिनेट का क्या मतलब होता है? इल्यूजन नहीं, इल्यूमिनेट बोल रही हूँ मैं, इल्यूजन नहीं बोल रही हूँ। और कुछ आप बोलिए, इल्यूमिनेट का मतलब? मैम लाइट विथ नहीं ब्राइट समझ में लाइट। नहीं आता है, नहीं मालूम है किसी को, कोई बात। या ब्राइटनेस से रिलेटेड है, ठीक है। मैम ल्यूमिनस ब्राइट का लाइट। मतलब पता है ना? ल्यूमिनस एक कंपनी भी है, किस चीज की कंपनी है? इन्वर्टर, बैटरी, किस चीज से रिलेशन है उसका? रोशनी से, लाइट से, राइट। ल्यूमिनेट करने का मतलब होता है जहां से रोशनी, ल्यूमिनेट कर देना, रोशनी को बढ़ा देना, रोशनी इंट्रोड्यूस कर देना, राइट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट मतलब जहां पे आपने इल्यूमिनेशन यानी रोशनी को बढ़ा घटा के जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने नाम दिया। अब सुनो तुम थोड़ा ध्यान से, इल्यूमिनेशन का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा कि रोशनी ये एक सिंबॉलिक है, सांकेतिक रूप में है। समझ लीजिए कि ऑफिस में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है काम को करने के लिए, वो अगर नहीं है तो क्या होगा? काम नहीं हो पाएगा या जैसे तैसे हो पाएगा। यानी आप एक दिन में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो रिसोर्सेज नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, आपका काम किसी तरह थोड़ा बहुत खत्म हुआ, पूरा नहीं खत्म कर पाए आप, राइट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि अभी जो रोशनी है ये सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं आपको इसी रोशनी में बोलूं कि आप लिखो, कहीं से कुछ कॉपी करो, आप पीछे वाले बच्चों का तो सफिशिएंट है, आप लोगों का, ठीक है ना। थोड़ा और 1-2 रोशनी को कम कर दूं और मैं आपको एक कॉपी किताब खोल करके दे दूं और बोलूं कॉपी करो इससे, वो कॉपी जो करोगे आप, स्पीड स्लो हो जाएगा, गलतियां होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको ठीक से वो चीज दिख नहीं रहा है। इसके लिए प्रॉपर लाइटिंग की जरूरत थी, लेकिन वो हमने क्या क्या नहीं दिया आपको। तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो काम करने का तरीका है वो कम हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि प्रॉपर लाइटिंग कर दी, जो जितने भी तुमने स्विच ऑफ किए ऑन कर दिए, और अब बोला क्या कि कॉपी करो, अच्छे से कर सकोगे, फास्टली कर सकोगे, गलतियां भी कम होगी, राइट। यानी कि वो उतना लाइट आपके लिए जरूरी था काम को पूरा करने के लिए, राइट। अब मैंने क्या काम किया कि इसके बाद और कुछ लाइट्स लगवा दी। सर को बोले सर वहां पे तो देखिए ना, हमने इतना रोशनी मरवाया तो सबका काम बहुत अच्छा हो गया, आप ऐसा करिए कुछ और लाइट्स, ट्यूब लाइट्स लगवा दीजिए। तो भी क्या 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 आप बहुत अच्छा कर लोगे, जल्दी कर लोगे? नहीं ना, क्या होगा फिर उसका असर? उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। रोशनी है, आपने लाइट्स लगवा दिए, ठीक है। कम है, आपने कुछ लाइट्स बढ़ा दिए, लेकिन एकदम करकराती हुई धूप है, उसमें तुम 50 ट्यूबलाइट जला दो, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि चाहिए ही नहीं, ऑलरेडी सफिशिएंट रोशनी है जितनी की जरूरत है हमको काम करने के लिए।
इस एक्सपेरिमेंट ये यही बोलता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बेस्ड होती है जो वहां पे कंडीशन चाहिए, जो वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए, कंडीशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आप दीजिए। जब तक वो प्रॉपर नहीं रहेगा तब तक काम ठीक से नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बार आपने इसको अच्छे से सेट कर दिया, जितना चाहिए उतना सब चीजों की व्यवस्था कर दी, एक ही प्रोजेक्ट अगर ठीक रहे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हम इसमें 4 लगा दे तो 4 से में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, एक ही चाहिए ना हमारे क्लास में, तो एक क्लासरूम में एक विल बी सफिशिएंट, लेकिन एक जरूरी है। अब समझ में आ रहा? तो जो कम से कम जितना होना चाहिए उतना आप कर दो, उसके बाद फर्दर उसमें इंक्रीमेंट करने से कोई फर्क हमारे प्रोडक्टिविटी पे नहीं पड़ेगा। अगर वो एक थ्रेशोल्ड के नीचे रहेगा, राइट, तो हमारी प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाएगी। अगर एक थ्रेशोल्ड को मेंटेन करेगा, जितना होना चाहिए उतना है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन उसके बाद उसमें फर्दर हम कितना भी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। राइट, मैंने क्या बोला, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। हमारे प्रोडक्टिविटी पे उस चीज का कोई लेना देना ही नहीं है, जितना चाहिए था उतना है, हम काम कर रहे हैं। क्लियर? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यही बोल रहा है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन, वो प्रॉपर होने चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करती है या फिर हैम्पर करती है। लेकिन एक बार प्रॉपर सेटअप होने के बाद भी आप फर्दर उसमें इंक्रीज करें तो इसका कोई असर नहीं होता है प्रोडक्टिविटी पे। पहला पॉइंट समझ में आ गया, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। दूसरा रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक होमोजेनस वर्किंग ग्रुप ले लिया। होमोजेनस का मतलब मालूम है, बाहर जाना है, जाओ। होमोजेनस का मतलब सैचुरेटेड फॉर्म मैम, सेम सैचुरेटेड कंपोजिशन, यानी एक तरह का ग्रुप, राइट, एक जैसा ग्रुप। होमोजेनस। हेट्रोजेनस मतलब ये क्लास कैसा है, होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है? कैसे, गर्ल्स एंड बॉयज? ठीक है, इस बेसिस पे ये हेट्रोजेनस है, लेकिन ये होमोजेनस भी है। कैसे? सारे स्टूडेंट्स बीबीए सेकेंड बैच के विद्यार्थी हैं, तो होमोजेनस भी है। तो अगर आप एक ही पर्पज से एक ही जैसा काम करने वाले कुछ लोगों का एक ग्रुप बना दिया, जिसको बोला गया होमोजेनस ग्रुप, और उस ग्रुप को बोला गया कि नाउ अब आपको जो पहले स्ट्रिक्ट सुपर, कुछ नियम बदल दिए गए उस ग्रुप के लिए। क्या नियम बदल दिए गए? सुपरविजन बहुत स्ट्रिक्ट था, ठीक है ना, बिल्कुल टाइम देख करके, एकदम से मिनट टू मिनट मैच करा करके आपका काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, डांट फटकार करके काम कराया जा रहा है। सुपरविजन को चेंज कर दिया गया, थोड़ा फ्रेंडली बना दिया गया, ठीक है ना, कि कोई भाई कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करो, आराम से करो, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। आपको थोड़ा एट ईज रखा गया एम्प्लॉइज को, ठीक है। एक चेंज ये किया गया। दूसरा, 9 घंटे का मान लो वर्किंग आवर, हमने उसको क्या किया, 8 घंटे का कर दिया। कम ही देर काम करो, लेकिन काम मन लगा के करो। कहते हैं ना घर में लोग, कम पढ़ो लेकिन जितने देर पढ़ते हो उतने देर किताब कॉपी में ही रहो। 5 घंटा पढ़ते हो लेकिन 4 घंटा बाहर रहते हो, इससे अच्छा 1 ही घंटा पढ़ो लेकिन किताब कॉपी में रहो। फर्क पड़ेगा दोनों में। तो उन्होंने कुछ वर्किंग आवर कम कर दिए, ठीक है। बीच का इंटरवल क्या किया, जो आपको ब्रेक मिलता है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है ना। थोड़ा जो ब्रेक है उसकी भी थोड़ी सी जो ड्यूरेशन है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। और ये भी बोला गया कि आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं जब भी आपका ऑफ टाइम होता है या आपका काम नहीं होता है या ब्रेक होता है। यू कैन ऑल्सो फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप्स। समझ में आया? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में ये चीज नहीं था, समझ में आ रहा है ना, वहां नहीं था। लेकिन यहाँ क्या कहा, यू कैन क्रिएट योर इनफॉर्मल ग्रुप्स। आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं अपने ऑफ टाइम में, या जब भी आपको लगे सुविधा मुताबिक आप अपना इनफॉर्मल ग्रुप भी बना सकते हैं, राइट। ये कर दिया गया और तब उनको काम करने के लिए दिया गया। देखा गया कि ऐसे सेटअप में इस तरीके के चेंजेस के बाद जो ग्रुप का परफॉर्मेंस था वो पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा था, राइट। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इन्होंने देखा कि ये सब करके क्या होता है, अगर आप नॉन डायरेक्टिव सुपर, हर बात पे डायरेक्शन नहीं दे रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो, इनफॉर्मल ग्रुप अलाउ कर रहे हो बनाना, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो दो एक्सपेरिमेंट हुआ। तीसरा उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, मास इंटरव्यू प्रोग्राम। इसमें क्या किया उन्होंने, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में ये जो लार्जर नंबर ऑफ वर्कर्स थे, उस
कंपनी के सबसे 1-to-1 इंटरव्यू लिया और सबने यही रिस्पॉन्ड में दिया कि ये जो चेंज्ड तरीका है काम करने का, इसमें हम ज्यादा सहज हैं, ज्यादा कंफर्टेबल है, हम ज्यादा अच्छे से काम भी कर पा रहे हैं और हमें मन भी लग रहा है इस तरीके से काम, यानी स्ट्रेस जो होता है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस वो भी हमको कम हो रहा है, राइट। मास इंटरव्यू प्रोग्राम। और चौथा उन्होंने एक और काम किया जिसको हम बोलते हैं बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट नाम क्यों रखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें 14 वर्कर्स का एक ग्रुप था जिनको एक जगह पे 14 वर्कर्स का, ठीक है ना, इन्होंने ग्रुप बनाया जिनको उन्होंने बोला काम करिए, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए, बिना कोई गाइडलाइन दिए, यू डू योर वर्क, बाहर से बस ऑब्जर्व किया जा रहा था कि ये कैसे बिहेव करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन का भी जो कंक्लूजन था वो ये निकला कि जो इनफॉर्मल सेटअप होता है, जब आप उनको फ्रीडम दे देते हैं काम करने के लिए, अपने तरीके से दे देते हैं कि आप अपना तरीके से काम करिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो ग्रुप ज्यादा अच्छा काम करता है। उसके जो रिलेशनशिप होते हैं आपस में ग्रुप मेंबर्स के बीच में, वो ज्यादा कोहेसिव होता है, ज्यादा क्लोज होता है। समझ में आया? इन्होंने ये 4 एक्सपेरिमेंट पहले किया। अब इस चारों एक्सपेरिमेंट से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ, तो कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करते हैं ना, ये हुआ, ठीक है ना। बायोलॉजी में कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो आपने कंक्लूजन किया कि सनलाइट जरूरी है एंड फ्लावर्स हमेशा क्या करते हैं, फ्लावर्स जिधर सन से रोशनी मिल रहा होता है, जिधर सनलाइट उधर ही क्या करता है, उधर ही मूव कर लेता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ अपने घर पे, एसेंशियल पार्ट है, राइट। अब इन्होंने जो इतना एक्सपेरिमेंट किया इससे कुछ कंक्लूजन तो ड्रॉ करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ प्रूव करने के लिए किया था, राइट। और ये क्या प्रूव करने के लिए किया था कि ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करना, कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना, ऑर्गेनाइजेशन में से काम लेना, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान है पैसे को खर्चा करके रिसोर्सेज को प्रोक्योर कर लेना, राइट। मटेरियल को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर लेना या मशीन को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर लेना, राइट। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको कुछ कुछ करना पड़ता है। वो क्या चीजें हैं जो करना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, फ्री रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, ये चीजें ये प्रूफ करना चाहते हैं। तो इन्होंने ये चारों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया, राइट। ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मत भूल जाना, अगर कहीं एक्सपेरिमेंट पूछे कि स्टेट द एक्सपेरिमेंट्स, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, तो आपको ये चारों छोटा 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 है भी, ठीक है ना, लिख देना है, राइट। कंक्लूजन क्या है इसका, पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट, a factory is not only a techno-economic unit, it is also a psycho-social organization। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? तुम लोग को क्या समझ में आया पहले ये बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या थोड़ा तुमको जो समझ में आए वो बताने की कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। अ फैक्ट्री इज नॉट अ टेक्नो इकोनॉमिकल यूनिट बट अ साइको सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वो इकोनॉमी के लिए सिर्फ नहीं है, वो सोशल जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी, उनके साइकोलॉजी प्रोडक्शन के लिए सिर्फ नहीं है, फैक्ट्री एज हाँ, सिर्फ प्रोडक्शन profit के यूनिट लिए नहीं नहीं है, ठीक है तुम्हारा, हाँ प्रोडक्शन नहीं सही करते हो सर। तो एक मैम उनके जितने भी वर्कर्स रहते हैं, जो वर्क करते हैं, उनके लिए भी वो जगह जो है एक मायने रखता है और एक क्लियर, सही बात है। तो एक फैक्ट्री क्या है, सिर्फ मशीन टेक्नोलॉजी के यूज से पैसे कमाने का जरिया नहीं है। और क्या है वो एक और प्लेटफॉर्म देता है आपको, जहां पे आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज को साइकोलॉजिकल एंड सोशल दोनों नीड सेटिस्फाई होता है। अब साइकोलॉजिकल कैसे, साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स होते क्या है, फ्रेंडशिप, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल नीड्स है, कोई दोस्ती नहीं करे, कोई बात ही नहीं करे। नॉर्मली हम समाज में क्या करते हैं, उन लोगों को दंड देने के लिए जो कुछ गलत काम करते हैं, क्या करते हैं, उनको बैनिश कर देते हैं, यानी कि उनको समाज से निष्कासित कर देते हैं, राइट। निष्कासित करना क्या हुआ, पेनल्टी हुआ ना, पनिशमेंट हुआ, मतलब तुम्हारे यहाँ कोई नहीं जाएगा, तुम किसी के यहाँ नहीं आओगे, यही होता है इसका सिंपल मतलब। साइकोलॉजी पे असर पड़ेगा, उस घर के जो बच्चे होंगे, उस घर के जो लोग होंगे, उनको लगेगा कि सब लोग एक दूसरे जगह जा आ सकते हैं, लेकिन हम किसी के घर नहीं जाते और हमारे घर कोई नहीं आते, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। तो यही है ऑर्गेनाइजेशन में भी, राइट। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, काम करते हो, लेकिन आपका एक ग्रुप बन जाता है जिनके साथ आप बातचीत करते हो, जिनके साथ आप शेयर करते हो, जिनके साथ अपनी डिफिकल्टी बताते हो, जिनके साथ आप अपना अच्छा कुछ भी घर में अच्छा होता है तो ये भी शेयर करते हो कि हमारे घर में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, राइट। तो अच्छा लगता है ना।
लगता है ना? अच्छा, सपोज करो कोई किसी से बात ही नहीं करे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल दिमाग में जो जैसे स्ट्रेस को लेकर के आओगे उसी स्ट्रेस और बढ़ा करके लेकर के जाओगे, राइट? तो क्या होता है, आपके साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं सेटिस्फाई हो रहे क्योंकि वहां पे ग्रुप नहीं है आपका, बातचीत कोई नहीं करे। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, क्योंकि जैसे ही झुंड में लोग मिलते हैं अपने आप ही दोस्ती हो जाती है, राइट? वो भी एक पॉइंट आएगा, दोस्ती हो जाती है तो उससे आपका क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल मेंटल नीड, जैसे हमारे लिए खाना पीना हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वैसे ही ये सब चीजें, ग्रुप बनाना, दोस्ती करना, शेयर करना, ये सब हमारे दिमाग के लिए जरूरी है। समझ में आया? सोशल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स। हमारे सोशल नीड्स यानी अब आप 24 घंटे में दिन का पूरा एक मेजर टाइम अपने ऑफिस में गुजारते हो, ठीक है? आप अपने स्कूल में गुजारते थे 9 या 10 to 4 या 6 5 ऐसे आपका रहता था। घर जाते जाते चेंज करके खेलो कूदो और फिर खाना पीना खाओ, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर से ज्यादा एक जो बड़ा तुम्हारा हिस्सा होता था एक्टिव डे का, वो तुम्हारे स्कूल में बीतता था। तो स्कूल में तुम्हारे फ्रेंड्स बने कि नहीं बने, स्कूल में तुम्हारा सोशलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसी तरह से स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, वो भी अपना ज्यादा समय कहाँ डालते हैं? स्कूल में। तो उनका ग्रुप अगर स्कूल में नहीं बनेगा तो घर में थोड़ी ना बनेगा, घर में तो रहते ही नहीं है, कभी कभी रहते, संडे को रहते, वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं। तो जो सोशल ग्रुप क्रिएट होता है वो कहाँ होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही क्रिएट होता है, और वो जरूरी है होना, नहीं तो आपके सोशल नीड्स कहाँ से सेटिस्फाई होंगे। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने का एक जरिया तो है ही, उसको मना नहीं करा, लेकिन इट नॉट जस्ट अ यूनिट फॉर your taking care of your economic status, but also it take care of your social and psychological needs, right? समझ में आया? चलो दूसरा है द वर्कर्स, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रही थी। द वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली फॉर्म स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है क्या? खुद ही, स्वतः, अपने आप। यानी मैंने कहा था ना, यहाँ पर कौन बच्चा किससे बात करेगा, किसको किससे बात करना है, ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस आपको ओरिएंटेशन में बताया सर ने? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है, राइट? आप अपने टेस्ट, अपने इंटरेस्ट, अपने माइंडसेट के लाइक माइंडेड पीपल को खुद ही ढूंढ लेते हो, ठीक है ना? और उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है। होता है, बातूनी लोगों का बातूनी लोगों से हो जाता है, शांत लोगों का शांत लोगों से हो जाता है। किसी, कोई फुटबॉलर है तो वो दूसरे फुटबॉलर को ढूंढ लेगा, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है तो उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट किसी को मिला नहीं तो ढूंढ मिल ही जाता है, मिल ही जाता है, ठीक है ना? अगर बहुत ज्यादा, अच्छा ठीक है, लेट मी कंप्लीट, अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो आसपास के लोग तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना? वो फुटबॉल नहीं खेलेगा, वो क्रिकेट खेलता होगा, कुछ तो खेल रहा होगा, क्लियर? यानी आप लाइक माइंडेड पीपल को अपने आप ही ढूंढ लेते हो और उनसे आपका एक ग्रुप बन जाता है, आपकी दोस्ती होती है। यही होता है, राइट? यही होता है। समझ में आया? स्पॉन्टेनियसली पीपल क्रिएट, इसके लिए कोई नॉर्म्स, कोई वैल्यूज, कोई पॉलिसीज, कोई रूल बनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। और इनके जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स मतलब नियम, रूल्स, इनके जो रूल्स होते हैं, क्लास कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ? इनके जो नॉर्म्स होते हैं, इनके जो वैल्यूज होते हैं, वो इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं और इनके द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं, परस्यू किए जाते हैं, राइट? इसमें कोई थर्ड पार्टी का रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, राइट? तो इन सब चीजों का असर होता है, राइट? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बिहेवियर का, हमारे वर्कर्स के बिहेवियर का, वर्कर्स के इनफॉर्मल ग्रुप का असर उनके परफॉर्मेंस पर होता है, राइट? चलिए अब हम लोग चलते हैं फिजिकल कंडीशन। यहाँ वही बात है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वाला, कि फिजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए? वैसी होनी चाहिए जितना में आप अपना काम कर सके। अगर वो सब कुछ मैनेज है तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, आप अच्छे से काम करेंगे, फर्दर इंक्रीमेंट से कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन इससे भी ज्यादा असर आपकी प्रोडक्टिविटी पे किसका होता है? आपके सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। सोशल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझो। आप लोगों ने 8th या 9th या 10th किसी में भी, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली 8th में था या 10th में था या आपके समय में कब था, लेकिन एक पॉइंट था जहाँ पे बोला गया था कि मैन इज ए, अरिस्टोटल ने बोला, अरस्तु ने, मैन इज ए सोशल एनिमल, राइट? सुना है ना तुम लोगों ने? नहीं सुना है, लगता है तुमने सिविक्स भी अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, पढ़ लेना, जरूर किसी ना किसी बुक में होगा, या तो वो 8th में हो या 9th में हो,
अरे टॉपिक पढ़ने में आ जाएगा, आपको याद है। हाँ बताइए। ठीक है, अब मुझे भी याद अरे हो गया। हाँ छोड़े। हो गया। मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी कि आदमी क्या है, एक सोशल एनिमल है, यानी सामाजिक है। और उन्होंने इसके आगे एक और बात बोली थी, वो आदमी जो बिना समाज के रह सकता है वो या तो देवता है या शैतान है, उन्होंने ये भी बोला था। इसी पर एक बेस एक स्टोरी भी होगी आपकी किसी भी में बीएससीबी से अगर कोई होंगे तो होगी आपके बुक में की स्टोरी, द बेट। द बेट किसी ने स्टोरी सुनी है? द बेट, बेट मतलब क्या होता है? बीटी, शर्त लगाना, बाजी लगाना। बोलो अरे मैम बताएंगे। पूरा तुम पेशेंस रखो, हाँ थोड़ा रखो। मैं आपको क्या बताऊं, सोशल एनिमल एंड सोशल साइकोलॉजिकल का फैक्टर कैसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारे काम को, मैं ये भी बताने जा रही थी। राइट, तो आपके एक किताब है, एक स्टोरी है, छोड़ो तुमने पढ़ा हो ना पढ़ा हो वो, आई जस्ट टेल यू कि एक स्टोरी है द बेट, जिसमें ये प्रूफ किया गया है कि हम एक सोशल एनिमल होते हैं। दो आदमी के बीच में शर्त लगता है, एक आदमी बोलता है कि इस रूम में तुमको बंद रहना है कितने साल तक, ठीक है मान लेते हैं 1 साल तक, अब मुझे एकदम याद नहीं है ड्यूरेशन, मान लो 1 या 2 साल तक तुमको बंद रहना है, तुमको किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है। वो बोला हम कर, तो बोला कि ठीक है, अगर तुम ये पूरा कर लेते हो तो इतना लाख रुपया हम तुमको देंगे, अगर तुम नहीं करते हो तो तुम हमको देंगे। ठीक है, बेट हो गया। राइट, उसको उस रूम में डाल दिया गया। वो बोला एक लेकिन मेरी शर्त है, इस बेट में मेरी भी शर्त है, क्या बताओ? तो तुम रोज, मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करूंगा, किसी से बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरा खाना रखने आएगा कोई, उसके साथ मेरे लिए 2-3 किताबें, ठीक है, रोज मेरे लिए 2-3 किताब भेजते जाना। उसने कहा ठीक है, खाने के साथ उसके काउंटर पे रख जाता। पूरे साल भर किसी को ना देखा ना किसी से बात की, उसके पास उसके काउंटर पे जब सुबह वो अपना गेट खोलता था तो उसको खाने के साथ बुक्स मिल जाता था, वो लेकर के आ जाता था। और उसने क्या किया, बुक्स पढ़ना शुरू किया। अब माइंड इज नॉट अलोन, ठीक है ना, जिनका इंटरेस्ट है। आज के जमाने में बच्चों को कुछ बोले मोबाइल होते, ठीक है ना, फिर बंद, चाहे जितने लंबे समय के हम आसानी से, राइट। तो जिनका बुक में इंटरेस्ट, जैसे आपका मोबाइल में इंटरेस्ट है, इस तरह से अगर मान लो कोई अनकॉमन ऐसा रहा जिसका मैचिंग का कोई मिला नहीं, वो क्या बोला कि मैं बुक्स पढ़ के रह जाऊंगा, तो उसने बोला था बुक रख देना। रोज उसको बुक्स रखते गए, ठीक है, वो पूरा साल जो भी टेन्योर था, बुक्स क्या बातें हो रही पीछे, पीला जैकेट बगल में ब्लैक जैकेट, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बोलो क्या बात कर रहे थे आप लोग, यार जोर से बोलो। अभी जरूरी है रजिस्ट्रेशन की बात करना, अभी फिर ये बात नहीं समझ में आएगी ना जो मैं बताना चाह रही हूँ, या आ जाएगी? आवाज आती है और आप मास्क चढ़ा के भी बात करते तो मुझे पता है कौन बात कर रहा है, ठीक है ना, मत करो ऐसे, प्लीज मत करो ऐसे। सुनो नाउ, तो क्या हुआ, मैं भी बता रही थी आपको कि वो बुक बिता गया, वो जीतने ही वाला था सर, क्योंकि उसने पूरा टेन्योर ऐसे ही काट लिया था, लेकिन अब था कि आज रात में और सुबह में वो जीत जाएगा और उसको वो इनाम मिलेगा। लेकिन ठीक सुबह से होने से 1-8 घंटे पहले उसने एक नोट लिखा, ठीक है, और उसी खिड़की पे या जब जो भी उसका वो काउंटर था जहाँ उसके लिए था, वो छोड़ करके वो वहां से निकल गया, उस रूम से निकल गया। राइट, ठीक है, जब सुबह वो आदमी देखने आया तो समझा कि तो जीत गया, क्योंकि इसने तो बीच में किसी से इंटरेक्ट नहीं किया, बात नहीं की, इसने तो जो बोला था वो पूरा कर दिया। तो जब उसने नोट पढ़ा तो उसपे लिखा था कि आई डोंट नीड योर मनी, मुझे तुम्हारे पैसा नहीं चाहिए, मैंने इतने सालों में उससे बहुत इंपॉर्टेंट असेट अचीव कर लिया जो मेरे साथ जा रहा है, यानी ये बरसों मैंने जो किताबें पढ़ी इसमें जितना मुझे ज्ञान मिला वो तुम मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं मिल सकता, इसीलिए थैंक यू नोट लिख करके वो चला गया। यानी वो जानबूझ करके ये बेट क्या क्या हार गया। राइट, लेकिन इसे फिलॉसफी पे है, चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि आप कितना बड़ा शर्त लगा रहे हो, क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते हो, सर्वाइवल अकेले किसी भी मनुष्य का पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस में भी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स है, ये ज्यादा हमारे प्रोडक्टिविटी को असर करती है रादर दैन जो आपको क्या सुविधाएं या पैसे या सैलरी मिल रहा है। समझ में आया? ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है दूसरा, ये नेक्स्ट पॉइंट है, यूजुअली द वर्कर्स एक्ट और रिएक्ट
नॉट एज इंडिविजुअल बट एज द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ग्रुप में जो वर्कर्स होते हैं या कोई एक वर्कर है वो कुछ भी बात बोल रहा है, ठीक है ना, वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, ये माना जाता है कि ये उसका इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि किसी ग्रुप में अगर कोई बात बोली जा रही है दैट मीन्स कि उस ग्रुप का कहीं ना कहीं उसमें कंसेंट है। समझ में आ रहा है? इफ ऑल आर हैप्पी एंड वन ऑफ द एम्प्लॉइज सेइंग दैट आई एम वेरी कंटेंट विद माय ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड नॉर्म्स एंड रूल्स, दैट मीन्स कि बाकी के जो एम्प्लॉइज है वो भी शायद खुश हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी से। अगर कोई एक अपना असंतोष या डिससेटिस्फैक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब और भी लोग होंगे जो डिससेटिस्फाइड होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्शन होता है या रिएक्शन होता है लोगों का, वो इंडिविजुअल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक से अधिक लोगों के रिएक्शंस को दिखाता है, राइट, या रिस्पॉन्स को शो करता है। समझ में आया ये पॉइंट? द वर्कर्स आर नॉट मियर इकोनॉमिक मैन। अभी तो यहाँ हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक यूनिट बट आल्सो इट सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ। यहाँ पे यही बोले कि वर्कर्स भी है, सिर्फ वो इकोनॉमिक मैन नहीं होते, यानी जो लोग हैं, जो व्यक्ति आपके यहाँ काम करे, वो भी सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना पैसे के भी काम करेंगे, राइट, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, साथ ही उनको कुछ और भी चीजें चाहिए, जैसे कि रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, पार्टिसिपेशन, फ्रीडम। समझ में आ रहा है? प्रमोशन। समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? तुम लोग अभी यही समझते हो ना कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, सैलरी मिलेगी, विल बी हैप्पी। नहीं समझते हो? क्यों नहीं समझते हो? ये तो कल एक बच्चा बोल रहा था, जाहिर सी बात है। क्या क्या पैसे के लिए जाते हैं ना? नहीं, ठीक है, ग्रुप वगैरह अलाउड, ठीक है ना, घूमने के लिए। नॉर्मली बोला जाता है, माना जाता है कि लोग जो जाते हैं ना वो नॉर्मली प्रभावित हो जाते हैं कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अरे मेरा डबल मिलेगा, चलो यहाँ से छोड़ के वहां चले जाते हैं। ठीक है, पैसे के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन दे आर नॉट मियर इकोनॉमिक मैन। सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, इसलिए क्योंकि एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो मैंने तुम्हें मैनेजरियल पोजीशन के लिए रिक्रूट किया, या किसी ने आपको मैनेजरियल पोजीशन के लिए रिक्रूट किया, लेकिन आपको काम क्या दे रही है? आपको काम क्लरिकल आपसे करवा रही है, ये फाइल पहुंचा दो, ये डॉक्यूमेंट ले आओ, ये डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर दो, ये काम कर दो, वैसे काम कर दो, लेकिन आपको पैसा बिल्कुल वही दे रही है जो उसको देना है, जो उसने आपके ऑफर लेटर में एज ए मैनेजरियल पोजीशन देने के लिए प्रॉमिस किया था, वही पेमेंट करा। कितने दिन काम करने में मन लगेगा? क्योंकि वहां आपके एबिलिटी को यूज नहीं किया जा रहा है, आपके बहुत लो प्रोफाइल काम आपसे करवाया जा रहा है जो आपको बिल्कुल करना ही नहीं था, आप इससे बहुत अच्छा काम कर सकने में कैपेबल हो, राइट। तो यहाँ डिससेटिस्फैक्शन होगा ना, आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है। इसीलिए बोला गया कि जो वर्कर्स होते हैं दे आर नॉट मियर इकोनॉमिक मैन, वो सिर्फ पैसे से प्रभावित या पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, साथ ही उनको स्टेटस, रिकॉग्निशन, पार्टिसिपेशन ये भी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये देंगे तो वो खुश रहेंगे और तब वो अच्छा काम करेंगे। ठीक, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट है इनफॉर्मल लीडर्स। इनफॉर्मल लीडर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग ग्रुप नॉर्म्स। इनफॉर्मल लीडर्स मतलब क्या? जो ऑर्गेनाइजेशंस में आपके रिलेशंस है, जो आपके बॉस हैं, वो तो आपके फॉर्मल लीडर हैं, फॉर्मल बॉस है, लेकिन हर समय हम अपने फॉर्मल बॉस से खुश रहे, संतुष्ट रहे, जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बात हम नहीं काटते, क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, हमारी अच्छी जमती है, ठीक है ना, अच्छा हमारा चल रहा है आपस में, तो वो उनके कारण अगर हमको कोई काम करना पड़े तो हम कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो इनफॉर्मल लीडर्स हैं, कभी कभी ये ज्यादा अच्छा काम करवा लेते हैं। तो अगर आप इनफॉर्मल ग्रुप बनाने के लिए अलाउ करोगे, कैसे करोगे? सुपरविजन को थोड़ा सा विड्रॉ करके, ठीक है ना, उनको बोलोगे कि आप बातचीत कर सकते हैं, आप आपस में डिस्कशन करके बताइए कि आपको क्या मंजूर है। इस तरीके के जो लीडर्स और इस तरीके का जो ग्रुप होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अच्छा काम करने में कंट्रीब्यूट करता है रादर देन फॉर्मल सेटअप, राइट। फॉर्मल सेटअप बनाया जाता है ताकि एक रूल, एक पॉलिसीज सेटअप हो ताकि सब उसको फॉलो करें, लेकिन इनफॉर्मली हमको ज्यादा हेल्प मिलता है। समझ में आया? इनफॉर्मल जो हमने अपने चॉइस से
अपने पसंद से बनाए हैं, उसको उस ग्रुप को हम इनफॉर्मल ग्रुप्स बोलते हैं, राइट? ठीक है। एंड फाइनली द मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द इंटरपर्सनल एंड ग्रुप रिलेशंस ऑन द जॉब। यानी एक मैनेजर को इतना समझदार तो होना ही चाहिए कि किसके किसके बीच में अच्छी जमती है, आपस में ग्रुप के बीच में कैसा रिलेशन है, और इंटरपर्सनल रिलेशंस लोगों का कैसा। इंटरपर्सनल रिलेशंस मतलब आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आप कैसे बात करते हो, दो लोगों के बीच में कैसे संबंध है। ठीक है, ये जरूर से पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर आपको कोई काम कराना और दो लोगों को आप आपस में बोले कि चलो आप दोनों मिलकर के ये काम देख लो, तो ऑब्वियसली देखो उन लोगों को दो जो साथ में मिलके काम कर सके। नहीं तो पता चला काम दिया और आधे घंटे के बाद दोनों में तू मैं हो रहा है, सर एक दूसरे का फोड़ने को आमादा है। हो सकता है ना? नहीं, किनके बीच पड़ती है, उनका टीम बनाइए ताकि वो एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे से एडजस्ट करते हुए काम कर दे। समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? ग्रुप नॉर्म्स, ओके। यूजुअली द वर्कर्स एक्ट और रिएक्ट नॉट एज इंडिविजुअल बट एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। मतलब क्या, अगर यहाँ से कोई भी स्टूडेंट जाता है और एक स्टूडेंट बोलता है कि सोनी मैम अच्छा नहीं पढ़ाती है, दैट मीन्स जरूर से वो सिर्फ एक बच्चे का ओपिनियन नहीं होगा, लगभग क्लास के अधिक लोगों का ये मानना होगा, राइट? तो कभी भी किसी ग्रुप में अगर कोई इंडिविजुअल एक अच्छी बात बोले या एक बुरी बात बोले, वो सिर्फ उसका अपना पॉइंट नहीं होता है, उसके पीछे उसके ग्रुप का पॉइंट होता है। ठीक है ना? ये मतलब हुआ इसका। अब क्लियर हुआ? ठीक। तो हमारा ये कंक्लूजन भी खत्म हो गया। इट मीन्स अब क्या आपको समझ में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप अच्छे से काम करवा सकते हो? जब आप फ्रीडम दोगे, जब आप फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, जब आप उनको इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाने दोगे, जब उनका जो सुपरविजन होगा वो कॉर्डियल या फ्रेंडली सुपरविजन होगा, और आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से उनको एक तरीके का बताओ कि चैलेंजिंग रोल आप उनको दोगे, तो क्या होगा, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। बहुत लंबा वर्किंग आवर दे देने से, कम काम ब्रेक देने से ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत इफिशिएंटली काम करने लगते। हो सकता है वो 10 घंटा काम तो करे, लेकिन शुरू के 6 घंटा अच्छा काम करे, बाकी 3 घंटा टाइम पास करे। ये भी तो हो सकता है, बाकी 4 घंटा टाइम पास करे, राइट? क्योंकि अब उसमें उतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो काम में लगा सके। तो इससे अच्छा कम टाइम कर दो, लेकिन उनको ज्यादा। आजकल आप सुन रहे हो ना 5 days अ वर्क, ठीक है ना, 5 days अ वीक, कितने दिनों से है? क्यों है ये? इसका भी फिलॉसफी वही है कि आप कम दिन काम करिए लेकिन अच्छा काम करिए। 2 दिन आपको मिल रहा है, एक दिन आप घर का काम निपटाइए, एक दिन आप रिलैक्स करिए, घूमने जाइए, राइट? समझ में आ रहा है? दीज आर द थिंग्स। इन सब चीजों को हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में लिया गया। अब हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट के बाद ठीक उसी समय बिहेवियरल साइंस की बात की हमने। बिहेवियरल साइंस का जो ड्यूरेशन था वो 50s से 60s तक था, राइट? इसमें क्या पढ़ा हमने बिहेवियरल साइंस में? ऑब्वियसली लोगों का पर्सनैलिटी, employees personality, employees behavior, employees attitude, values, motivation, इन communication, leadership, इन सब के कलेक्टिव स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियरल साइंस। इस बिहेवियरल साइंस के अंदर आपको 3 थियोरीज पढ़ने हैं। कौन कौन से थियोरीज है वो? नो, उसके अंदर जो 3 थियोरीज है मैंने वो यहाँ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मुझे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट खत्म करना है ना। वो तीनों है मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हर्जबर्ग्स थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, एंड मैग्रीगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। समझ में आया? वो सारे बिहेवियरल साइंस को, यही जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट ने किया है उसको ही प्रूफ करने के लिए वो 3 थियोरीज। हाँ, तो किस, कोई बात नहीं। अब मास्लो ऐसा सब्जेक्ट है कि मार्केटिंग में पढ़ना है, ओबी में भी पढ़ना है, एचआरएम में भी पढ़ना है, पीपीएम में भी पढ़ना, हर जगह पढ़ना आपको, राइट? और आप 12th में पढ़ के भी आए होंगे। तो मास्लोज एक्सपेरिमेंट मोटिवेशन से रिलेटेड है, क्लास, राइट? उसके बाद हर्जबर्ग और उसके बाद मैग्रीगर्स, ये तीनों पढ़ेंगे, लेकिन ये तीनों मैंने अलग से पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है ना? इसमें नहीं कंक्लूड, क्योंकि आप समझ लीजिए कि अब हम लोग जो जाएंगे धीरे धीरे मॉडर्न मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले बिहेवियरल साइंस तक तो पता चल गया। अच्छा ठीक है, मास्लोज ये जो हम लोगों ने अभी हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, इसमें कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ इस एक्सपेरिमेंट का। ये क्रिटिसाइज हुआ कि इन जनरल आपने क्या किया, एक कंपनी के कुछ एक लोगों पर, एक कंपनी में जो एम्प्लॉयज है सिर्फ उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया, राइट? तो आप इतने छोटे से पॉपुलेशन पे जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज करने के लिए कब करते? जब आप 5-6
कंपनीज को कवर करते, उनके लोगों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते। जनरलाइज करने का मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। एक रूल कोई टेस्ट कर लिया, उसको सबके लिए एप्लीकेबल बना लिया। उन्होंने कहा आपने बहुत छोटे पॉपुलेशन, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि आपने बहुत छोटे पॉपुलेशन साइज पे, सैंपल साइज पे काम किया था, इसको जो जनरलाइज कर दिया गया बहुत टू नैरो था, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, हर जगह ये सही नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि ठीक है, उन्होंने क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया इस एक्सपेरिमेंट के इस पॉइंट का, पूरे बिहेवियरल अप्रोच का नहीं, बस इस पॉइंट का कि एक छोटे से लोगों पे, छोटे कम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट या रिसर्च किया और आप उसको क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, ठंड लग रही है? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिहेवियरल साइंस समझ में आ गया। बिहेवियरल साइंस में क्या होता है, स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, communications, leaderships, conflict, stress, everything comes under behavioral science, right? अब इसके बाद contingency approach पे चलते हैं। contingency approach किसको बोलते हैं? contingent term समझ लो, क्योंकि आगे भी बहुत बार काम आएगा। contingent is a term जिसका हर जगह एक ही मतलब होता है। contingent का मतलब मैंने कभी बताया है क्या? अभी जब द बेट हमने एग्जाम्पल दिया था, वो भी कंटिंजेंट था, यानी कि मैं आपको ये रकम तब दूंगा जब आप इतना ड्यूरेशन अकेले इस रूम में गुजार लेंगे। यानी ये रकम देना किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्यूचर में अगर तुमने वो ड्यूरेशन पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ, बट ये कंटिंजेंट जो है ना, अगर फिर अगेन आप लोग जाएंगे लॉ में, ठीक है ना, मतलब 5th या 6th में आपको लॉ भी पढ़ना है, राइट? अब लॉ के समय अगर कोई कंटिंजेंट आपको समझाएगा और बोलेगा वैगरिंग और कंटिंजेंट में डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सोनी मैम ने तो ये बोला था। मैं अभी बता रही हूँ, बाजी लगाना या सट्टेबाजी करना इज अनलॉफुल, ठीक है ना, कॉन्टिंजेंट इज लॉफुल। तो अब कंटिंजेंट का मतलब आप समझो, अगर मैं अपने भाई को बोलूं कि मैं तुम्हें अपना ये लैपटॉप दे दूंगी, मैंने अपने लिए एक लैपटॉप ऑर्डर किया है, जब वो आ जाएगा तो मैं तुम्हें अपना ये लैपटॉप दे दूंगी। समझ में आया? अब मेरा ये लैपटॉप मेरे भाई को कब देना होगा, जब मैं रिसीव कर लूंगी, यानी कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे डिपेंड हुआ ना ये काम को करना या ना करना। कॉन्टिंजेंट बिल्कुल यही होता है, जब आपका कोई काम होना या ना होना फ्यूचर के किसी इवेंट पर डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट। अब ये क्या है, कॉन्टिंजेंट अप्रोच है, ये यही बोल रहा है। ये एक्चुअली ये जो कॉन्टिंजेंट अप्रोच है वो दिया है जॉन वुडवर्ड ने, ठीक है ना। इन्होंने इस कॉन्टिंजेंट अप्रोच के बारे में बताया, और इन्होंने कहा कि चाहे आप जितना भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग कर लो, लेकिन मैनेजमेंट में कुछ तो ऐसा होता है जो फ्यूचर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। 100% फुल प्रूफ प्लान भी तब तक सक्सीड नहीं कर सकता जबकि फ्यूचर का सिचुएशन आपके फेवरेबल ना हो। आपके फेवर में होगा तभी, और फ्यूचर सिचुएशन क्या होगा कौन जानता है? नहीं, कोई नहीं जानता ना, क्या जानते हो तुम? नहीं जानते। एक एग्जाम्पल देख लो, मैं ये एग्जाम्पल हर बार देती हूँ क्योंकि मैं ऐसे फील करती हूँ। जिस समय भी पैंडेमिक से पहले किसी को मालूम था कि पैंडेमिक आने वाला है? सब अपना अपना काम कर रहे थे, अपना अपना बिजनेस कर रहे थे। किसी का बिजनेस एक्सपेंशन का चल रहा होगा, किसी का नया यूनिट सेटअप करने का चल रहा होगा। यहीं पर आपके पीछे जो एक द हूट रेस्टोरेंट है वो उसी समय बन रहा था, ठीक है। और जब लॉकडाउन लगा था उस समय उसका बस क्या हुआ था, इनॉग्रेशन ही हुआ था। अब उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मतलब उसने कितने खर्चे किए। एक प्लेस लिया जिसका किराया दे रहा होगा, कुछ लोगों को हायर किया होगा, रिक्रूट किया होगा, रिसोर्सेज लगाए होंगे, इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर उसका हुआ होगा उस बिजनेस को खड़ा करने का। और क्या हुआ, एक आध हफ्ते बाद ही लॉकडाउन लग गया। अब सोचो, उसको तो नहीं पता था कि फ्यूचर में ऐसा केस होने वाला है। उसका जो प्रॉफिट आना चाहिए था, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, वो काफी लंबा समय तक उसको वेट करना पड़ा होगा, काफी उसको कठिनाई हुई होगी ये करने में, क्योंकि ठीक जब बिजनेस उसने खड़ा किया था और कम से कम जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना तो बिल वापस आए, ठीक है। शुरू में तो यही होता है ना, उतना भी उसको नहीं आया होगा, यानी कितना उसको ओवरहेड कॉस्ट चलाने में दिक्कत हुई होगी, राइट। क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच डिपेंड्स ऑन फ्यूचर। उसको नहीं मालूम था कि फ्यूचर में लॉकडाउन लग जाएगा, राइट। समझ में आया अब? तो यही कॉन्टिंजेंट अप्रोच बोलता है कि कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उसको आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और वैसे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस मैनेजमेंट प्लान्स को बहुत अधिक प्रभावित
करने के लिए सक्षम है, राइट। अगर वो आपके फेवर में गया तो बल्ले बल्ले। जैसे कि लॉकडाउन भी किसके लिए, जल्दी बोलो, किसके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आया? ग्रोसरी शॉप, बताओ, जूम के ओनर का नाम बताओ। एलन मस्क है? कौन है? जूम 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 के फाउंडर। हाँ नहीं, मैं जूम के ओनर का नाम पूछ रही हूँ, अभी बताओ ये जल्दी। क्यों अभी दिमाग में आया? इससे पहले कभी दिमाग में नहीं आया कि जाने कि कौन किसका हम सुविधा, कौन हमको ये सुविधा दे रहा है। ये बहुत पहले से था, लेकिन इस बिजनेस के लिए ये क्या आया, एक तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया, राइट। हाँ एरिक, पूरा नाम बोलो, पूरा नाम। मैम एरिक युवान। एरिक युवान, ठीक है, अब ये नाम याद रखना, एरिक युवान, राइट। अब उनके लिए तो बहुत फेवरेबल कंडीशन हो गया, भले ही हुड वाला भूखे मरे, राइट, भले ही हुड वाला भूखे मरे, लेकिन उनके लिए तो फेवरेबल। नाउ किसके लिए कौन से प्रॉब्लम पे क्या अपॉर्चुनिटी है और किसके लिए क्या चैलेंजेस है, ये आप बहुत कुछ है जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? दीज आर द अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस जो फ्यूचर में होता है। इस पे भी बहुत सारे प्लान का सक्सेस होना या फेल होना डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्टिजेंसी अप्रोच। क्लियर हुआ? हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो पूछो, या हैंड रेज किया है किसी ने? चलिए ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना है, पूछो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉन्टिजेंसी अप्रोच के आगे निकलते हैं। अब इसके बाद है एक क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है? क्वांटिटेटिव तुम लोग क्या समझते हो? मैथमेटिकल टूल्स, वेरी गुड। क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल टूल्स से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल। यानी कि मैनेजमेंट में दो ब्रांचेज ऐसे भी हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स यूज किए जाते हैं। अभी हम बस आपको एक ही बता रहे हैं जो आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि नहीं? बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक द प्रोबेबिलिटी की चांसेस कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू टेक योर अम्ब्रेला और यू डोंट टेक योर अम्ब्रेला, राइट। प्रोबेबिलिटी है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे थिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग है, गेम थियरी है, आप लोग ये सब नहीं जानते होंगे, लेकिन आगे आप लोग को स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाएगा। स्टैटिक्स में हो या फिर आपका रिसर्च पेपर में हो, आपको पढ़ाया जाएगा व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, व्हाट इज गेम थ्योरी, व्हाट इज पर्ट एंड सीपीएम, ये सब पढ़ाया जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मत जोर डालो इतने दिमाग पे। दीज आर द डिसीजन मेकिंग टूल्स, ठीक है ना। ये सारे टूल्स अभी यही इसीलिए बता रहा है कि दीज मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज टू टेक डिसीजंस, टू टेक फाइनल डिसीजंस। ये कहाँ आता है? ये क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में आता है, जिसमें पहले को बोला हमने क्या, ऑपरेशन रिसर्च। यानी रिसर्च के समय में जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो या आप अपने रिसर्च को सपोर्ट करते हो डिसीजन लेने के लिए, तो बहुत तरीके के स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करते हो। क्लियर? ठीक है, जिसमें मैंने कुछ एक के नाम बताया और आपको एक बता भी दिया कि अभी जैसे आप लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हो, तो प्रोबेबिलिटी कैसे रिलेट होता है डिसीजन मेकिंग से, समझ में आया? ओके, क्या बात हो रही है, बोलो। हाँ, कौन कर रहा है यही बता दो। हम तो ऐसे चौंकते हैं, लेकिन हम तो मैम नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, पीछे वाले कर रहे थे ना। नाम मत लो ना, दाएं से आ रहा था बाएं से आ रहा था, ये तो बोल सकते हो ना। ये जब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस क्लास में, इस क्लास में नहीं, ऑलमोस्ट डिसीजन में क्या पूछना तुम ये बताओ। अब क्या हो गया?